तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से कम समय में उगाएं पशुओं के लिए हरा चारा। आंवला के बाग में कीटों का नियंत्रण करना है जरूरी। अपने राज्य में पशुओं के लिए चारे की डिमांड साल भर रहती है, चाहे वह सूखा चारा हो या फिर हरा चारा। जिसमें से सूखा चारा तो पशुपालक एक साथ खरीद कर इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसे में सूखा चारा तो पशुओं को उपलब्ध हो जाता है, लेकिन किसान पशुओं को हरा चारा साल भर नहीं खिला पाते। तो ऐसे में पशुपालक क्या करें? क्या है इस समस्या का समाधान? तो यदि पशुपालक भाइयों आप हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से हरा चारा उगाते हैं तो इस हरे चारे की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही साथ ये हाइड्रोपोनिक्स तकनीक शुष्क क्षेत्रों में जहां चारे के उत्पादन के लिए विपरीत जलवायु वाली परिस्थितियां हैं, उन क्षेत्रों के लिए यह तकनीक वरदान साबित हो सकती है। ये तो हाइड्रोपोनिक्स तकनीक किसानों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत दुनिया में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करता है। ऐसे में पशुओं के लिए हरे चारे का प्रबंध करना काफी चुनौतीपूर्ण काम है, खासकर उन इलाकों में जहां पानी की उपलब्धता और मिट्टी का उपजाऊपन कम हो। इन जगहों पर पशुपालन कर आजीविका चलाने वाले लोगों के सामने पशुओं के लिए हरे चारे को उगाना काफी महंगा साबित हो रहा है। लेकिन अब देश में आधुनिक विधि से हरा चारा उत्पादन की तकनीकों का प्रचलन शुरू हुआ है। यह हमारे यहाँ कोई नई शुरुआत नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक पिछले कई वर्षों से सतत प्रयास कर रहे हैं। इस आधुनिक विधि का नाम हाइड्रोपोनिक विधि है। केवल पानी में या फिर बालू अथवा कंकड़ों के बीच नियंत्रित वातावरण और जलवायु में बिना मिट्टी के पौधे उगाने की तकनीक को हाइड्रोपोनिक कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स में पौधों और चारे वाली फसलों को नियंत्रित परिस्थितियों में 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लगभग 80 से 85% आर्द्रता में उगाया जाता है। हाइड्रोपोनिक विधि से चारा उगाने की तकनीक। इस विधि में चारा उगाने के लिए एक ऐसे कमरे की जरूरत होती है जिसमें आर्द्रता और तापमान में बदलाव किया जा सकता है। इस विधि के तहत प्लास्टिक के एक ट्रे में, जिनकी माप 2 फीट गुना 1.5 फीट गुना 3 इंच होती है। इस विधि से हरे चारे को तैयार करने के लिए सबसे पहले मक्का, ज्वार और बाजरा के दानों को 24 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखा जाता है। इसके बाद जूट के बोरे में ढककर अंकुरण के लिए रखा जाता है। बीजों से अंकुरण निकलने के बाद इसे ट्रे में बराबर मात्रा में फैलाया जाता है। प्रत्येक ट्रे में 1 किलो सूखे बीज रखते हैं। प्रारंभ में जमे बीजों पर लगातार पानी का छिड़काव करते हैं। इसमें चौथे से 10वें दिन तक इसमें वृद्धि होती है। इस दौरान ट्रे में 7 दिनों तक फव्वारा के द्वारा दिन में 8 से 10 बार सिंचाई की जाती है। 10वें दिन एक ट्रे में लगभग 8 से 10 किलो तक हरा चारा तैयार हो जाता है।
चारे की हाइट भी 6 से 8 इंच तक की होती है। इस विधि से तैयार चारे को 15 से 20 किलो तक दूध देने वाले पशुओं को खिलाया जा सकता है। पशुओं को खिलाने से दूध उत्पादन में 15 से 20% तक की वृद्धि के साथ ही दूध में वसा की 10 से 15% बढ़ोतरी होती है। किसान हरा चारा उगाने वाली मशीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो कि बिजली से चलती है और इस मशीन में तापमान और आर्द्रता स्वतः ही नियंत्रित होते हैं। ये थोड़ी महंगी आती है, लेकिन पशुपालकों के लिए काफी उपयोगी होती है, खासकर उन किसानों के लिए जिनके पास चारे को उगाने के लिए पर्याप्त जमीन और पानी की कमी होती है। इस विधि में चारा उगाना काफी आसान है। किसानों को केवल चारा उगाने के लिए बीज और ट्रे को रखने के लिए रैकों को बनाने की जरूरत पड़ती है, साथ ही एक कमरा जिसमें इन रैकों को रखा जाता है। कमरे में आमतौर पर तापमान 15 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वैसे चारे के प्रकार पर भी ये निर्भर करता है। उसी प्रकार कमरे में 80 से 85% आर्द्रता बनाए रखना चाहिए। अगर आर्द्रता अधिक होती है तो पौधे गलने लगते हैं और कम होगी तो पौधों की बढ़वार रुक जाएगी। अब आइए एक नजर डालते हैं इस विधि चारा उगाने के लाभों पर। तो इस विधि द्वारा पानी की बचत होती है, साथ ही किसान कम मेहनत में पशुओं के लिए हरा चारा का उत्पादन कर सकते हैं। जहां वर्षा बहुत कम होती है, ऐसी जगहों पर यह विधि काफी हद तक कारगर साबित होती है। हरा चारा दूध में पोषकता बढ़ाने के लिए उपयोगी है, जिसके द्वारा दूध में असंतृप्त वसा, वसीय अम्लों, विटामिन की मात्रा बढ़ती है। इस तकनीक से गेहूं जैसे अनाजों की पौध 7 से 8 दिन में तैयार हो सकती है, जबकि सामान्यतः इनकी पौध तैयार होने में 28 से 30 दिन लगते हैं। मक्के से तैयार किए गए हाइड्रोपोनिक्स चारे से संबंधित प्रयोगों में पाया गया है कि परंपरागत हरे चारे में क्रूड प्रोटीन 10.70% होती है, जबकि हाइड्रोपोनिक्स हरे चारे में क्रूड प्रोटीन 13.6% होती है। लेकिन परंपरागत हरे चारे की अपेक्षा हाइड्रोपोनिक्स हरे चारे में क्रूड फाइबर कम होता है। हाइड्रोपोनिक्स हरे चारे में अधिक ऊर्जा, विटामिन और अधिक दूध का उत्पादन होता है और पशुओं की प्रजनन क्षमता में भी सुधार होता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। बहुत से किसान खेती के साथ साथ फलदार पौधों की बागवानी करके अच्छा लाभ कमाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यदि आपने भी आंवला का बाग लगाया है तो उससे अधिक फल उत्पादन के लिए इस समय कुछ कीटों का नियंत्रण करना जरूरी है। तो आप किस प्रकार से करें आंवले के बाग में कीटों का नियंत्रण, जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं बागवानी विशेषज्ञ प्रवीण बर्डे। किसान भाइयों, आंवला की यदि बागवानी किसान करता है तो बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकता है। कुछ समय पहले इसके बाग काफ़ी मात्रा में हुआ करते थे। प्राय यह जंगली पौधा है तथा शुष्क जलवायु में अच्छी तरीके से पनपता है। किसान भाई, जो आंवला है इसकी खेती व्यावसायिक तौर पे की जा रही है। इसके लिए हमें मुख्य तौर पे इसमें लगने वाले कीट एवं बीमारियों का सही समय पे यदि प्रबंधन कर दिया जाए तो हम इससे अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। इसके लिए हमें कौन कौन से कीट लगते हैं, कौन कौन से रोग लगते हैं, इनका किस प्रकार से हम यांत्रिक, जैविक, रासायनिक नियंत्रण कर सकते हैं, इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। आंवले का प्ररोह पिटिका या शूट गाल बनाने वाला कीट आंवले की टहनी की शिखा में छेद करके भीतर बैठ जाता है, जिससे टहनियों में गांठ बनने लगती है, जिसके कारण गांठ के ऊपर टहनी की बढ़वार बिल्कुल रुक जाती है, जिससे पुष्पन और फलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
इस कीट का प्रकोप नर्सरी के पौधों और पुराने फलदार वृक्षों में अधिक होता है। इस कीट से बचाव के लिए पेड़ बहुत घने नहीं होने चाहिए। गॉल वाले प्ररोहों काट कर कीड़ों सहित नष्ट कर देना चाहिए। जिन बागों में इसका प्रकोप लगातार होता रहता है उसमें 0.05% मोनोक्रोटोफॉस कीटनाशी का छिड़काव मौसम के शुरुआत में करें। यदि आवश्यकता हो तो दूसरा छिड़काव 15 दिनों के बाद करें। सबसे पहले जो कीट है इसमें आंवला में छाल भक्षी कीट है, इसको इंटरबेला टेट्राओनिस कहते हैं, इसका जो साइंटिफिक नेम है। तो किसान भाई ये कीट जो आंवला के पौधे हैं इसके छाल को खाता है। साथ में ये छाल को खाते हुए इसमें जो तना होता है उसमें छेद करता है। साथ में इसका जो टिश्यू है इसको नष्ट करके बाद में पौधा सूखने लगता है। इसके नियंत्रण के लिए हमें सबसे पहले तो जो आपका जो आंवला का बाग लगा है इसकी साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। जो आसपास घास सूखता है उसे आप साफ कर दें। साथ में जो इसके जो प्ररोह है नए, इसके आसपास हमें ध्यान देना ज़रूरी होता है। साथ में जो कीट में छेद होते हैं उसमें हमें तार डाल के और उसमें साथ में जो डाइक्लोरोवास है इसकी दवा को इसमें डाल देना चाहिए तथा छेद बंद कर देना चाहिए। आंवला में एफिड कीट, जिसे हम माहू कीट के नाम से जानते हैं, यह कीट पेड़ों में नए प्ररोहों के अग्रभाग पर होता है। निम्फ और वयस्क दोनों रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं। अधिक प्रकोप होने पर पेड़ की वृद्धि पर प्रतिकूल असर पड़ता है, जिससे पुष्पन और फलन प्रभावित होता है। प्रभावित पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और सूख कर गिरने लगती हैं। इसके नियंत्रण के लिए प्रकोप के शुरुआत में ही प्रभावित पत्तियों और प्रवाहों को काटकर कीड़ों सहित नष्ट करना चाहिए। अधिक प्रकोप होने पर इमियोडोक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इस कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। इसके बाद में आता है अनार की तितली। किसान भाइयों, अनार की तितली भी काफ़ी इसको नुकसान पहुंचाती है आंवले को। इसके नियंत्रण हेतु हमें सबसे पहले तो ध्यान रखना चाहिए कि जहां हम आंवला का बाग लगाने जा रहे हैं उसके आसपास अनार का बाग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके जो अनार की तितली है उड़ के आंवला में आ जाती है जो कि नुकसान पहुंचाती है। किसान भाइयों, इसके नियंत्रण के लिए हमें जो फूल की अवस्था होती है उस समय हमें कोई भी कीटनाशक जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड है, थाइमिथाक्साम है, 0.3% के घोल का छिड़काव करके इसका नियंत्रण किया जा सकता है। इसके बाद में आता है मिलीबग। मिलीबग यह भी काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इसमें क्या होता है कि जो पत्तियां होती है इसके पास कीट चिपचिपा स्क्रेटा छोड़ता है, जिसके नियंत्रण के लिए हमें मिलीबग के लिए जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड है दवा, इसका उपयोग करना चाहिए। इससे इस कीट का नियंत्रण हो जाता है। आंवला एक बहुत ही स्वादिष्ट एवं पाचक फल है। साथ में इसमें विटामिन सी बारवाडेस चेरी के बाद में सबसे ज़्यादा पाया जाता है तथा इसमें जो विटामिन सी है 600 mg प्रति 100 ग्राम के हिसाब से पाया जाता है, जो कि एक विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है। मुख्य तौर पे इसमें लगने वाले कीट एवं बीमारियों का सही समय पे यदि प्रबंधन कर दिया जाए तो हम इससे अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है।
ग्रामीण कृषि मौसम सेवा मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह। जिला जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जयपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 3 दिनों के दौरान वर्षा की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि चना की बुआई का उपयुक्त समय 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक है। अतः किसानों को सलाह दी जाती है कि वे खेत तैयार करें और चना की उन्नत किस्मों जैसे RSG 888 जिसे अनुभव के नाम से जानते हैं, RSG 895, RSG 973 जिसे आभा के नाम से जानते हैं, RSG 896, CSG 515, CSJD 884 के उन्नत किस्मों के बीज 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग में लावें। किसानों को सलाह दी जाती है कि तिल की समय पर बुआई की गई फसल की परिपक्व अवस्था पर कटाई करें और सुरक्षित स्थान पर रखें। सरसों की बुआई के लिए खाली पड़े खेतों को जुताई कर तैयार कर लेवें और आवश्यक आदानों की अग्रिम व्यवस्था कर लेवें। किसानों को फसलों की बुआई के लिए उन्नत किस्म के बीज जैसे पूसा जय किसान जिसे बायो 902 के नाम से जानते हैं, T59 जिसे वरुणा के नाम से जानते हैं, NRC HB 101, NRC HB 506, गिरिराज, स्वर्ण ज्योति, RH 406 एवं लक्ष्मी सरसों की उन्नत किस्में हैं। बुआई के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर बारानी क्षेत्रों के लिए उपयोग में लेवें एवं 3 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयोग में लेवें। बीजों को बुआई से पहले 2.5 ग्राम मैंकोजेब से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित अवश्य कर लेवें। मूंग की समय पर बोई गई फसल की परिपक्व अवस्था पर कटाई करें और सुरक्षित स्थान पर रखें। पपीते की फसल में पर्णकुंचन और मोज़ेक रोग की रोकथाम के लिए रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देवें और रोग के प्रसार को रोकने के लिए डाइमेथेड 30 दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। मिर्च की फसल में पर्णकुंचन और मोज़ेक रोग को फैलने से रोकने के लिए प्रभावित पौधों को उखाड़कर जला दें और डाइमेथेड 30 दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। नींबू के बगीचे में रस चूसने वाले कीटों के प्रबंधन के लिए डाइमेथेड 30 दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL दवा की 0.3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। छिड़काव सुबह या शाम के समय करना चाहिए। पशुओं को थनैला रोग से बचाव के लिए दूध निकालने की पूर्ण हस्त विधि का उपयोग करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है मानपुरा जिला चित्तौड़गढ़ के कृषक रमेश कुमार ने। ये सब्जी वाली फसलों में मकड़ी कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रमेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। कई तरह के फसल हैं, जो फसल हैं उसमें माइट नाम का एक बहुत सूक्ष्म जीवी प्राणी है जिसका आक्रमण कई तरह की सब्जियों में और अन्य फसलों में होता है। ये फसलें हैं जितना भी लत्ती वर्गीय सब्जी है जैसे कद्दू, झींगा, नेनुआ, लोबिया, फ्रेंच बीन और भिंडी, सब्जियों में भिंडी, बैगन इत्यादि सबों में इसका प्रकोप काफी होता है। किसी भी फसल में कीट या रोग लगने के कई कारण होते हैं। अगर उन कारणों को जान लिया जाए और बचाव के जरूरी उपाय कर लिए जाएं, तो हो सकता है फसल में कोई रोग या कीट लगे ही नहीं
और किसानों का होने वाला खर्च भी बच जाए और उपज भी अधिक मिले। अगर माइट के संदर्भ में बात करें तो यह कीट धूल वाली जगहों को अधिक पसंद करते हैं, यानी जिस भी फसल की पत्तियों पर धूल इकट्ठा होगा वहाँ इसके प्रकोप की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा फसल में कम नमी रहने पर, पोषक तत्वों की कमी या अधिकता होने पर भी इनका प्रकोप बढ़ता है। खास करके जो जितने तरह की माइट हैं उसमें से लाल माइट, लाल मकड़ी माइट बहुत ही प्रमुख है। ये प्रारंभिक अवस्था में जब आक्रमण होता है उस अवस्था में पौधों के पत्तियों के निचले सतह पर जाला बनाते हुए उसमें महीन महीन भूरे भूरे रंग का, लाल रंग का सूक्ष्म प्राणी विचरण करते रहता है। आप गौर से देखेंगे तब, और जो प्राणी होता है सैकड़ों की संख्या में पत्तियों पर होता है और पत्तियों के रस को बुरी तरह चूस डालता है। पत्तियों के अलावा पत्तियों की ऊपरी सतह पर भी होता है, कोमल डंठलों पर होता है, पुष्पकलियों पर होता है, यहाँ तक कि नवजात जो फल होते हैं उस पर भी होता है और सबों का रस चूस करके फसल को नुकसान करते हैं। फसलों में रासायनिक दवाओं के प्रयोग की सलाह तभी दी जाती है जब फसल पर रोग या कीटों का प्रकोप बहुत अधिक हो गया हो, इसलिए फसल की निगरानी करते रहें। अगर यह कीट या कोई भी रोग कीट दिखे तुरंत ही पहले समेकित तरीके अपनाएं। माइट की जहां तक बात है तो इस कीट का प्रकोप दिखाई देने पर प्रभावित भाग को हटा दे। फसल में नमी नहीं रहे तो सिंचाई कर दे। संभव हो तो फसलों पर पानी का छिड़काव करके भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं, या नीम तेल 5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। इन सभी उपायों के बावजूद भी अगर इन पर कंट्रोल नहीं हो रहा हो तभी रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। तो इसके लिए सामान्य कीटनाशी जो बाजार में मिलता है उसका प्रयोग करने से उचित परिणाम नहीं मिल पाता है, इसलिए इसके लिए विशेष तरह का रसायन बाजार में उपलब्ध है जिसे बरूथीनाशी या माइटनाशी रसायन के नाम से जानते हैं। उनके नाम कुछ हम गिन रहे हैं। तो इनके जो नाम हैं वो नाम है अस्पायरोमेसिफेन, जो उसके अलावा प्रोपरजाइट नाम का रसायन है जो, और डाइफेंथुरान नाम का एक रसायन है, वो भी कई नामों से बाजार में उपलब्ध है। तो इनमें से किसी एक रसायन का 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके उसका पौधों पर इस तरह से अच्छी तरह से छिड़काव करें कि छिड़काव का घोल पौधों के दोनों सतहों पर, पत्तियों के दोनों सतहों पर पहुँचे और आपको माइट से होने वाले नुकसान के संबंध में अच्छा परिणाम मिले। तो इस तरह से इसका छिड़काव की पुनरावृत्ति हर 10 दिन के अंतराल पर आप कर सकते हैं। तो ऐसा करके आप जो फसल आपके हैं उसमें जो माइट से बरूथी से नुकसान हो रहा है उसको रोक सकते हैं और भरपूर उपज ले सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।